हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए क्वेश्चंस को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इस पेपर के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने जितने भी पेपर्स अब तक अपलोड किए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित, सीडीपी से संबंधित, उस सभी पेपर्स आपको लगाने चाहिए। अगर आपने ये पेपर्स सारे लगा लिए, 100 से अधिक पेपर्स मैंने जो है अपलोड किए हैं, मैंने 100 से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स मैंने आप लोगों को कराए हैं। अगर वो पेपर्स भी आपने लगा लिए तो मैं सच कहता हूँ कि 120 मार्क्स, 120 प्लस से मार्क्स आपके कम नहीं जाएंगे किसी भी हर हाल में। और जिनकी तैयारी भी नहीं है उनकी ये पेपर्स लगा करके सारी तैयारी, क्योंकि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कराता हूँ ताकि जो है आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए एक पेपर के माध्यम से। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है चाहे आपको ये वीडियोस मिलते रहें, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका जो लाइक्स है हमें मोटिवेशन देता है, हम इसी प्रकार से रोज़ आपको वीडियोस देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बीज अंकुरण से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो याद रखिएगा बीजों के अंकुरण से संबंधित क्वेश्चन आता है। इसको समझना है कि बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय एज अ टीचर को क्या करना चाहिए, वो शिक्षार्थी को जानकारी दे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर पर क्वेश्चन है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आप लोगों को इसका आंसर ढूंढने में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की जो है जानकारी देना चाहिए, या कक्ष में की गई सजावट के बारे में जानकारी देना चाहिए, कक्ष में फैली धूल मिट्टी के बारे में जानकारी देना चाहिए, या कक्ष में रखे हुए फर्नीचर के बारे में जानकारी देना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है बीजों के अंकुरण से संबंधित, मतलब बीज जैसे जैसे पेड़ बनता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब हमें पता है कि बीज का जो है अंकुरण होता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। मतलब सूरज का प्रकाश किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है। तो कक्षा में जो हवा में तापमान है, टेम्परेचर है, नमी है, इसके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगर मान लीजिए सही तापमान ना मिला, सही नमी, सही जो है पानी नहीं मिला, तो बीज जो है अंकुरित ही नहीं होंगे, वो पौधा ही नहीं बनेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो जानकारी देनी है वो हमें जो है तापमान और नमी की जानकारी देनी है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के घर जिसे कहते हैं इग्लू, याद रखिएगा ये इग्लू जो है बर्फ के घरों को कहा जाता है। ये विशेषता ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है बनाए जाते हैं, जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, वहीं पर बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी यहाँ पे पूछ रहा है नहीं देंगे। हम सभी को पता है जो इग्लू होते हैं वो घर बनते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। उसी को बर्फ के ईंटें बना करके एक दूसरे के ऊपर रख करके जो है बर्फीले घर बनाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेरी घर होते हैं, कुछ समय के लिए जो है बिताने के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो ये इनके विषय में क्या जानकारी नहीं देंगे। तो देखिए इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को कहा जाता है एस्किमो। तो याद रखिएगा जो इग्लू घर होते हैं इनको निर्माण करते हैं एस्किमो। ये एक प्रकार की जो है बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का नाम है, याद रखना। तो ये तो सही है, यहाँ पे जानकारी नहीं दे। इन घरों के आकार जो है गुंबदाकार होता है और साथ में प्रवेश मध्य, तो मतलब देखिए इस तरीके, मान लीजिए ये प्रवेशद्वार है और ये एक जो है मान लो पूरा इसको कवर कर लीजिए आप, तो ये एक घुसने का स्थान है और ये जो है एक इस तरीके का, तो ये पूरा जो है अंदर यहाँ से घुस गए और ये पूरा घर है एक तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पे भी सही हो जाता है। इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि देखिए बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ चारों तरफ है, तो वहाँ पे भूसा कहाँ से आ जाएगा, पेड़ कहाँ से आ जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, मतलब पूरे वर्ष में तापमान के बीच में अंतर जो है न्यूनतम होता है, कम होता है। मतलब जनवरी में भी जो है जो तापमान रहे, जनवरी में भी जो तापमान रहे वो जून और जुलाई के बीच में भी तापमान रहे आसपास, है ना, ये कहना का मतलब है। तो ये पूरा जो ग्लोब है, अगर हम इस पूरे ग्लोब की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर कहाँ कम होता है, तो वो है भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, जिसे कहते हैं, अगर यहाँ पे भूमध्य रेखा नहीं आएगा तो 0 डिग्री,
0 डिग्री आएगा, या फिर इसके जगह आ जाएगा विषुवत रेखा। याद रखिएगा विषुवत, एक सेकेंड मैं फिर से सही से लिख देता हूं, भूमध्य रेखा या फिर इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये ऐसा क्षेत्र होता है, ये ग्लोब का सबसे मध्य भाग होता है जिसे कहते हैं 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। यहाँ पे वार्षिक तापांतर जो है बिल्कुल न्यूनतम रहता है, मतलब दोनों के बीच में अंतर जो है वर्ष भर जो है, मतलब एक तरीके से यूँ समझ लो कि पूरे साल जो है धूप मिलती रहती है, पूरे साल जो है मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पाए जाते तापमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का प्रयोग, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वायु प्रदूषण जिसके द्वारा ज़्यादा फैलता है, वो है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन करना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? यहाँ पे प्राथमिक क्लास में जो है, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। या विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये होना चाहिए। या बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना चाहिए। या फिर यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। जो बच्चों के अनुभव होते हैं, जो क्लासरूम में जो वो बच्चे सीखते हैं, उससे जो है बाहरी दुनिया से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बीजों का अंकुरण, अगर क्लास में बीजों का अंकुरण से संबंधित कोई क्वेश्चन कराया गया है तो बच्चे को बाहरी दुनिया से जो है इसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, बीजों को अंकुरित करने का जो है ट्राई करना चाहिए, ताकि उसको बीज से पौधा बनते हुए वो देखे। ठीक है, उससे क्या होगा, वो साक्षात स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो वो और बेहतर तरीके से चीज़ें को सीख पाएगा और जान पाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में किस प्रकार के सरल प्रयोग किए जा सकते हैं और उसको निर्देशन किए जा सकते हैं? तो बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके या अवलोकनों को दर्ज करके तथा उनका विश्लेषण करने के लिए इस प्रकार के, या फिर कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पे अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को नियंत्रित करने की बात कर रहा था, ये गलत है। यहाँ पे बच्चों को जो है स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल पैदा करने के लिए, या फिर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण जो है करने के लिए। तो ये भी आंसर यहाँ पे है। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके, अवलोकनों को दर्ज करके और उनका विश्लेषण करने के लिए जो है कक्षा को, या फिर बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना चाहिए या अवलोकन कौशल को पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य क्या है? अवलोकन, मापन, भविष्यवाणी करने के कौशल का विकास करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। या अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना, ये उद्देश्य होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आधारभूत सिद्धांतों को, सही परिभाषाओं को याद करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना, ये नहीं होगा। यहाँ पे आंसर ए होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब तो आप पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपका तो 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, बिल्कुल पास में है। तो अब तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर जो है लगा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझा दिया है, सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस जो है मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी। अब आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा बस पेपर लगाने हैं, हम उसी प्रकार से जो है पेपर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कराते समय शिक्षक को चाहिए कि वह, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणाओं को जो है स्पष्ट कराते समय चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं? पेड़ पौधे, पानी, है ना, संसाधन जो है पर्वत, पठार, कोयला, ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से जो है प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में मिलते हैं, नेचुरल तरीके से। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो मानव ने नहीं बनाए। तो आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ मानव भवन, रेल मार्ग, ये सब तो मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी देके क्या मिलेगा? यहाँ पे तो बोला प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। मानव की मानसिक और शारीरिक योग्यता, इसकी भी कोई फायदा नहीं है। भूमि, जल, वनस्पति आदि की जानकारी देना, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परस्पर क्रिया के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्य चर्चा उपागम है क्या चीज़ के बारे में? तो देखिए यहाँ पे बच्चा जो है परिवार के सदस्यों के विषय में जो है सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार के सदस्य, मान लीजिए किसी वृक्ष के बारे में, उसके आस और भी क्या सदस्य हैं, फिर उसके वृक्ष के परिवार के बारे में बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से जो है तो ये जो चीज़ें हैं तो ये स्थानीय से वैश्विक की ओर जा रहा है। तो यहाँ से आंसर जो होगा सी होगा। पहले स्थानीय मतलब जिस जगह पे है वहाँ की चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर उससे धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सामुदायिक जो है संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि, तो ये क्यों इसको मानते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, या ये अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पढ़ाने का जो महत्वपूर्ण साधन मानते हैं क्योंकि जो है ये अनुभवों से सीखने का अवसर आपको प्रदान करता है। ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें, या विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन में जोड़ने से मदद करना चाहिए। ईवीएस का आंसर ये तो बिल्कुल बहुत ही, जहाँ पे जो है आपको पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन मिला और ये ऑप्शन दिख जाए कि आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है ना, तो वो चीज़ें आपको तुरंत आंसर लॉक कर देनी है। ये बिल्कुल पर्यावरण के ईवीएस को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, या पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, या बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक जो है गतिविधि में शामिल करना। तो यहाँ पे जो तीनों आंसर है ये तो सही है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए यहाँ पे सभी सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, सही विकल्प हमारा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी मतलब उसको देखने में समस्या है, वो पूरी तरीके से क्लासरूम को मतलब बोर्ड को देख नहीं पाता, या उसको देखने में उसका आंखों का पावर ज़्यादा है ना, तो इस तरीके का विद्यार्थी है जिसने निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो एज अ क्लासरूम में हम उसको अगर पढ़ा रहे हैं तो श्रवण पाठ्य सामग्री हमको तैयार करानी पड़ेगी बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसे ही जो है सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो सुन सके चीज़ों को, क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है। स्पर्श वाली वस्तुओं को बड़े अक्षरों में विषय वस्तु के उपयोग में, मतलब ऐसी वस्तुओं का यूज़ करना पड़ेगा जो वो बच्चा जो है स्पर्श करे, चीज़ें को छू करके जो है अक्षरों को पहचान सके। अवधारणाओं की सरल चित्रों और मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। ठीक है, तो अवधारणाओं की सरल चित्रों और मूर्त जो है ठोस वस्तुओं द्वारा जो है व्याख्या की जाए, या फिर जहाँ तक संभव हो पाठ्यवस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए रखने में मदद करना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो है डी। आंसर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। मैं जिस जगह से आई हूँ वो एक पहाड़ी इलाका है। याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी इलाके की बात हो रही? पहाड़ी। तो आप समझ लीजिए उन स्टेट की बात होगी जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही, अब पहाड़ी इलाका उसके साथ बारिश भी होती है, बर्फ़ भी यहाँ पे गिरती है और ठंड भी अलग लगती है। तो हमें धूप में बैठना अच्छा भी लगता है क्योंकि ठंड है तो धूप में बैठेंगे। हमारे घर जो है पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। तो ये छात्र जो है बेसिकली कहाँ से आई है? तो देखिए अगर ये असम से आई होती तो यहाँ पे इसके घर जो बने होते हैं वो बांस के बने होते हैं। याद रखिएगा इनके घर बांस के बने होते हैं, ज़मीन से 10 फीट ऊंचाई पे बने होते हैं ताकि बाढ़ आने पे इनके घर जो है के अंदर पानी ना आ पाए। तो ये तो हो गया। चेन्नई में जो है घर तो नॉर्मली वही ईंटों पत्थर के बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मल कोई बर्फ़ तो गिरती नहीं है, बारिश वाला एरिया है, लेकिन जो है पत्थरों के बनाए। जयपुर में जो है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि जो है गर्मी ज़्यादा होती तो ठंड रहे घरों के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका मनाली है, हिमाचल प्रदेश का जो है ये क्षेत्र है। ये बच्ची जो है हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। ठीक है, मनाली जहाँ पे इसका आंसर दिया गया, ऑप्शन सी सही है। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण के विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है?
तो जो गैसों को, ईंधन को, ये जो संसाधन से संबंधित हैं, इनको क्वेश्चंस को जो पर्यावरण अध्ययन से संबंध विषय में शामिल करने का जो मुख्य कारण है वो संसाधन संरक्षण के लिए जो है इसको शामिल किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि बच्चों के हिसाब से कि भाई बच्चों, ये जो गैस है ये कोई जो है ताउम्र नहीं मिलेगी, है ना, ये एक जो है विकल्पीय साधन है। हमें जो है कुछ समय के बाद जो है ये जो है धीरे धीरे गैस और ईंधन खत्म हो जाएगी ये, क्योंकि पर्यावरण में इसका एक जो है एक लिमिटेशंस है। तो इनका संसाधन, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोग स्थान है क्योंकि टेलीविज़न क्या करता है, ये टीचरों की कमी को कम कर देता है, या फिर जो है टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होने देता है, तो यहाँ पे ये भी गलत कर देता है। टेलीविज़न में जो कुछ देखा जाए वो हमेशा याद रहता है, तो यह हाथ ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी देखा जाता है हमेशा याद रहता है। इसका मूल उद्देश्य होता है कि पूरे मतलब पाठ्य वस्तु को जो है पूरे विस्तार के साथ जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, बच्चों को याद भी रहेगा और इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल किया जाता है। देखिए सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल किया गया है और पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, स्थानों और दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है मानचित्र। मानचित्र का मतलब ही क्या होता है, मानचित्र में जो है सारे जो है नक्शे दर्शाए जाते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, कौन सा संसाधन कहाँ पे हैं। तो ये जो है ये चीज़ें किस लिए इनको दर्शाया जाता है, ये ताकि आप जो है भविष्य में इन चीज़ों को जानना चाहें तो वो स्थान, दूरी, दिशा किस तरफ है, तो इसको समझने के लिए जो है इसका जो है मानचित्र बनाए जाते हैं और इसको डेवलप करने के लिए मतलब इस आवश्यक कौशल में शामिल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी है बिल्कुल। कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है, तो पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है भाई, क्लासरूम में पाठ्य जो पुस्तकें हैं, जो आपको बुक्स मिलती हैं, उसकी क्या आवश्यकता है। सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु, यहाँ पे आंसर है। तो देखिए जो आपकी बुक होती है वो आपको व्यवस्थित एक रूप प्रदान करती है। आप भाई उसमें एक चैप्टर होते हैं, 10 चैप्टर होंगे, उसमें एक सिलेबस होगा कि कक्षा जो है 2 में ये पढ़ना है, कक्षा 3 में ये पढ़ना है, कक्षा 4 में ये पढ़ना है ना। तो ये क्लासरूम में जो है जो बुक्स होती हैं वो यही काम करती हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी हुई वस्तुओं की बहुत सी वस्तुएं जो है उपयोग करते हैं, जिनमें से बर्तन है, मूर्तियां हैं, ये सब चीज़ें। आज भी हम जो है कांसे से बनी जो है चीज़ों को, धातुओं का यूज़ करते हैं। तो कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनना है। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर जो दिया जा रहा है वो कांसा जो है किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो हम सभी को पता है कि कांसा जो है वो तांबा और टिन के मिश्र धातु से बना होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों क्या होता है, जो वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाता है, ऐसी गैसें जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है, ठीक है, वो गैसेस होती हैं। तो वो गैसेस कौन सी हैं, देखिए तो उन गैसेस में है सार्वभौमिक, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है बिल्कुल। जो पूरे ग्लोबल का जो है पूरे मतलब वायुमंडल का जो है या पूरे जो है कह लीजिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। समताप मंडल में ओजोन जो परत होती है उसका रिक्तकरण, मतलब ये गैसेस जो होती हैं ये ओजोन परत में जो है छेद करती हैं या ओजोन परत का क्षरण करती हैं, तोड़ती है इसको। तो ये भी है, जब ओजोन परत जो है हमारी जो है सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस को प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्शन देती हैं। और जब चूंकि क्षरण होगा ये ओजोन लेयर टूटेगी, तो जैसे जब ओजोन लेयर टूटेगी तो जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी भी यहाँ पे जो है सही है। यहाँ पे सभी कारण बताने हैं इसके एक के अलावा, मतलब ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव जो है ये आंसर यहाँ पे तुरंत हमें मिल गया। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस के शिक्षक के तौर पे हमें विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है अपनानी है या सही है। यहाँ पे तो मानकीकृत टेस्ट का जो है यूज करेंगे आप, तो यहाँ पे तो टेस्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक के अपनी जो है शिक्षण के अनुकूल हो, या परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए गए टेस्ट जो है, जो परीक्षा विभाग होते हैं उनके द्वारा जो बनाए गए टेस्ट होते हैं। तो शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण
जो विद्यार्थी उसकी शिक्षण प्रणाली और स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल में आग का प्रकरण पढ़ाते समय जो है एक टीचर आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक प्रश्न पूछता है। तो देखिए, आग जो है हाथ जला सकती है, खाना बना सकती है, आग दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से जो है आग की चिंगारी निकल सकती है। तो ये जो है किस प्रकार का कौशल है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्गीकरण कौशल, संवेगात्मक कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका अवलोकन कौशल। ध्यान रखिएगा, अवलोकन कौशल होता है। अवलोकन करने का मतलब होता है ओवरव्यू। इंग्लिश में अगर हम बात करें ओवरव्यू, यार एक बार इसके बारे में ओवरव्यू तो कर लो कि तो ये ओवरव्यू का मतलब है वस्तु, स्थान, घटनाओं के बारे में या उस किसी भी चीज़ के गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में पता लगाने के लिए जो है जो हमारी जो है इंद्रियां काम करती है, जो बेसिकली जो है हमारा माइंडसेट काम करता है, उसी को कहते हैं अवलोकन करना। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे चीज़ों को पता लगाने के लिए, केवल एक ओवरव्यू करने के लिए कि भाई हम जरा एक बार समझे तो यार क्या है। तो अच्छा, हाथ जला सकती है आग, खाना बनाने के लिए भी आग का प्रयोग, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की योजना बनाते हैं। आप विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं देंगे। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय उद्यान ले जा रहे हैं और कौन सी गतिविधि नहीं करना है बच्चों को। तो राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ सामग्री देना। तो यहाँ पे जो आंसर तुरंत जो है लॉक कर देना है, यही गलत है। क्योंकि अगर आप नेशनल पार्क में जा रहे हैं और आप जानवरों के लिए कोई खाना लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जानवर को उससे एलर्जी हो, वो उसके खाने योग्य ना हो, वो खाना नहीं उसको चाहिए, और आप देंगे तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए जो है बाकी जो है ये पता लगाना चाहिए कि भोजन क्या खाते हैं, कौन सा जानवर क्या खाता है, शेर क्या खाता है, मछली क्या खाती है, हिरन क्या खाता है ना। ये सब चीज़ें तो आपका मूल उद्देश्य होता है कि हम जाने कि ये जानवर क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो खींचना है, उनको फ़ोटो एकत्रित करना है। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो फ़ोटो बनाना भी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने जो देखा, चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की कॉपी ले जाएंगे, वो चित्र जो है अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, उनके भी जो है जो भी उन्होंने जो भी चीज़ें देखी है वो उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और आपने जो नॉलेज गेन किया है आप वो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो जो ये आंसर है गलत होगा, वो ऑप्शन ए गलत होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले जो है आयोजित करने का क्या उद्देश्य होता है। तो रोल प्ले क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब एक रोल अदा करना। जैसे कि मान लीजिए आप नाटक कर रहे हैं, स्कूल में कोई रोल प्ले कर रहे हैं। अब रोल प्ले में आपका नाटक है, आपको पेड़ बनना है तो आप पेड़ बन गए, है ना। किसी को पहाड़ बनना था तो वो पहाड़ बन गया। तो इस तरीके से जो है तो वो रोल प्ले करना होता है, किसी एक चीज़ का रोल अदा करना होता है आपको। तो अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता को विकसित करना होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को बस्ते का बोझ करना होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सामाजिकता की भावना आती है। देखिए, रोल प्ले अदा करेंगे, एक दूसरे को जो है आप कुछ कमेंट करेंगे, रोल में आपका जो है कुछ ना कुछ तो दायित्व होगा। आपने कुछ स्टोरी लिखी होगी, उसको जो है बोलेंगे, फिर दूसरा उसी के बाद जस्ट बोलेगा या उससे पहले बोलेगा, जिस तरीके। तो सामाजिक जो है कुशलता को जो है बच्चे एक दूसरे के अंदर अपने अंदर विकसित कर पाते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद जो है अधिगम की प्रक्रिया सुनिश्चित तो होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। अब देखिए, किसी स्थान की वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो है, जंगल जो है, ये निर्धारित करने का सबसे मूल कारक कौन सा है। वर्षा है कि जल, मृदा में जो मिट्टी में मौजूद जो पानी है, जड़ के मतलब मिट्टी में पानी है, जो बोरवेल से ऐसा निकालते हैं ना पानी, उसी की बात कर रहा है। प्रकाश है, या फिर एक और ऑप्शन दिया गया है वो है मिट्टी। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा वनस्पति को वनस्पति बनाने में, वो है ऑप्शन ए। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर पानी नहीं है तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राजस्थान में जो है पानी नहीं, बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे वनस्पति नाम मात्र पाई जाती है। अगर यहीं पे एमपी देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो या अरुणाचल प्रदेश हो, या इन जब क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश जो है बहुत अधिक होती है, वहाँ पे जो है हरियाली देखिए, है ना, जीव जंतु ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तो ये इस तरीके की जो है विविधताएँ ज़्यादा पाई जाएंगी। तो किसी कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है वो वहाँ का वर्षा क्षेत्र। ठीक है, बारिश कितनी हो रही है, किस मात्रा में हो रही, किस महीने में हो रही, ये सब चीज़ें जो है निर्धारित करता है।
एक परितंत्र में शैवाल का जो है, जिसे हरी काई कहते हैं, वो क्या होता है? तो देखिए, उपभोक्ता, उपघटक, उत्पादक या शाकाहारी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो शैवाल एक उत्पादक होता है। ठीक है, शैवाल भी जो है सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, हम सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा। अनुक्रमण, जिसे सक्सेशन कहा जाता है इंग्लिश में, सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो सक्सेशन जो होता है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं समुदाय के संबंध में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना पेंटिंग। यहाँ क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पेंटिंग है, चित्रकला है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, बनाई जाती है। तो ये देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसको जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। तो ये आंसर है यहाँ पे मधुबनी। ये पेंटिंग पाई जाती है बिहार के बॉर्डर एरिया में आमतौर पे आपको ये पेंटिंग मिलती है। स्थानीय पेंटिंग होती है, यहाँ पे जो है दीवालों में इस तरीके की आर्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो वो पेंटिंग जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके ही बनाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। कक्ष में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते समय शिक्षक को इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो भोजन के बारे में, स्रोतों के बारे में बताना है तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होगा? बच्चों को जो है टिफिन बॉक्स खोलकर भोजन पदार्थों को देखने के लिए कहें और उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे कि क्या होता है बेटा, रोटी क्या होती है, चावल क्या होता है, कोई आलू लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, तो उसके बारे में डिफरेंट वैरायटियाँ पता करेंगे, ये हम करेंगे। या फिर भोजन के विभिन्न प्रकार के उसमें उपस्थित विटामिन के बारे में जो है उदाहरण देंगे, या शिक्षार्थियों से विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों के चित्र बनवाएंगे, या फिर जो है पाचन तंत्र की जानकारी देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। याद रखिएगा, बच्चों के टिफिन बॉक्स खोल करके जो है भोजन, जिनके सभी बच्चे देखिए डिफरेंट खाना लेके आएंगे और हमें कितनी सारी वैरायटियाँ मिलेगी, हम सभी वैरायटियों के बारे में बच्चों को बता सकेंगे। कोई पराठा लाएगा तो कोई रोटी लाएगा, कोई पूड़ी लेके आएगा, इन सभी के बारे में बताएंगे कि किस किस की क्या जो है अहमियत है। आलू सब्जी कोई लेके आएगा, कोई पनीर लेके आ रहा है, कोई लौकी के लेके आ रहा है, तो वैरायटियाँ हमें पता चल जाएंगी ना। यहाँ पे बच्चों के बारे में बच्चों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेत है? देखिए, भावात्मक पक्ष से संबंधित जो है आकलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है साथ मिलकर के कार्य करना और सीखना जो है इसको शामिल करना है, ये आकलन का संकेत है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो भी आपके दोस्तों तक पहुंच सके, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज का वीडियो का जो टारगेट है वो 10 लाइक्स का, इसको मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।